Namaste, my name is Hani Jain, and in our series of discussion about Hindu Rashtra, today's topic is Iran, creating a paradigm. On our journey into the concept of Hindu Rashtra brings us now to the critical and interesting point of paradigm creation. With our guide, Mr. Himanshu Vaidya, we shall explore the subject. Namaste, sir. Namaste. So we start with a question कि पैराडाइम क्रिएशन का मतलब क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट एरिया है ये डिस्कशन का। ये वो एरिया है जहां पे हिंदू राष्ट्र में मानने वाले लोग हैं और जो भी प्रो राइट आइडियोलॉजी में मानने वाले लोग हैं, इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में वो इस एरिया में बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से आज जो ग्लोबल कंटेस्ट चल रहा है बिटवीन प्रो हिंदू एंड एंटी हिंदू फोर्सेस, प्रो प्लुरलिज्म एंड एंटी प्लुरलिज्म फोर्सेस, प्रो राइट एंड अगेंस्ट राइट फोर्सेस, इसमें जो प्रो हिंदू प्रो राइट वाले जो लोग हैं वो इसमें कमजोर पड़ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और इसका रीजन ये है कि उनको ये बात समझ में ही नहीं आती है कि सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है। 3 शब्दों को जानना बहुत जरूरी है इस चर्चा के लिए। पहला है स्पिरिट ऑफ द एज। स्पिरिट ऑफ द एज हेगल का शब्द है, हेगल का फ्रेज है, एक जर्मन फिलोसोफर थे हेगल, उनका फ्रेज है। और स्पिरिट ऑफ द एज से उनका ये मतलब था कहने का कि हिस्ट्री का एक मूवमेंट है। हिस्ट्री को देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि हिस्ट्री इंसिडेंटल है, उसके पीछे कोई डिजाइन नहीं है, और दूसरा तरीका है कि हिस्ट्री के पीछे एक डिजाइन है और किसी गोल के पीछे हिस्ट्री जा रही है, गोल की तरफ जा रही है। अगर आप देखें कि हिस्ट्री सिर्फ इंसिडेंटल है, ह्यूमन विल पे और कुछ नेचुरल फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, जो अपने आप में या तो इंसिडेंटल है या एब्सर्ड है, तो फिर कोई डिजाइन दिखाई नहीं देती, कोई गोल दिखाई नहीं देता। तो एक एग्जिस्टेंशियल एब्सर्डिटी और निहिलिज्म खड़ा हो जाता है, एक एग्नोस्टिसिज्म खड़ा हो जाता है। उस कंटेक्स्ट में किसी भी आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। और ये हिस्ट्री की जो मूवमेंट है इंसिडेंटल, इसको फिर आप किसी भी तरह से देख सकते हो कि या तो इंसिडेंटल है लेकिन एक डायरेक्शन में जा रही है, या तो इंसिडेंटल है और कुछ देर तक एक डायरेक्शन में जाके रुक जाती है, फिर एक और कोई इंसिडेंस होता है और कहीं और चली जाती है। तो ये एक हिस्ट्री को देखने की मूवमेंट है। अब हिस्ट्री के कोई भी पार्ट को अगर ले लिया जाए तो उस पार्ट की कुछ बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हेगल कहते हैं स्पिरिट ऑफ द एज। अब हिस्ट्री को अगर हम इंसिडेंटल फॉर्म में देखें तो भी ऐसे दिखाई देगा, और अगर हम उसको एक डिजाइन के फॉर्म में देखें कि उसके पीछे कोई डिजाइन है और कोई गोल की तरफ हिस्ट्री जा रही है, तो ये स्पिरिट ऑफ द एज और भी ज्यादा दिखाई देगा। तो स्पिरिट ऑफ द एज तो चाहे हिस्ट्री को इंसिडेंटली देखें या विथ अ डिजाइन देखें, बोथ केसेस में देखा जा सकता है। पर विथ डिजाइन स्पिरिट ऑफ द एज जो है ज्यादा एक्सप्लिसिटली दिखाई देता है, ज्यादा रेलेवेंट होता है, और कोई भी एक समय के स्पिरिट ऑफ द एज को दूसरे इरा के स्पिरिट ऑफ द एज से हम कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये सब एक मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं अगर हम डिजाइन इन हिस्ट्री को मानते हैं। और हेगल ऑफ कोर्स डिजाइन इन हिस्ट्री को मानते थे, और उसी संदर्भ में उन्होंने स्पिरिट ऑफ द एज को फॉरवर्ड आगे किया था एज अ कंसेप्ट। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वी कैन सी द ग्रीक पीरियड जहां पे स्पिरिट ऑफ द एज था रीजन, द वर्शिप ऑफ रीजन। उसके बाद हम वेस्ट में क्रिश्चियनिटी के एज को देखते हैं जहां पे था वर्शिप ऑफ क्रिश्चियनिटी, वर्शिप ऑफ जीसस, द एज ऑफ डिवोशन। उसके बाद अब
एनलाइटनमेंट के पीरियड को देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ रेनेसां। उसके बाद अब इंडस्ट्रियल एज को देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ द एज इज इंडिविजुअल हेडोनिज्म, जिसको हम मॉडर्निटी कहते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि वी आर इन अ पोस्ट मॉडर्न एज वेयर द स्पिरिट ऑफ द एज इज टेकिंग अस टुवर्ड्स स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म। तो एक तो स्पिरिट ऑफ द एज जो होती है उसका एक मूवमेंट होता है अक्रॉस हिस्ट्री, तो ये एक बड़ी बात है। इस बड़ी बात के संदर्भ में एक छोटी बात होती है पैराडाइम, कि हर एरिया में बेस्ड अपॉन नॉलेज accumulated in history till that particular time and based upon the way people's minds are structured and functioning, a framework is created in every area of human activity in the context of which further thought takes place. जैसे साइंस में अगर हम देखें तो हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्रेमवर्क, कि न्यूटन के बाद आइंस्टाइन तक एक फ्रेमवर्क था और सारा साइंटिफिक रिसर्च उस फ्रेमवर्क के अंदर ही चलता रहा। आप ऐसा मान लीजिए कि लकड़े का एक फ्रेम है, एक स्क्वायर फ्रेम है लकड़े का, और उसी के अंदर पूरी मूवमेंट है। उस फ्रेमवर्क के जो 4 फ्रेम्स है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। और वो जो लकड़े की जो 4 लकड़ियां हैं जिसके अंदर पूरा थिंकिंग चल रहा है, वो लकड़ी की जो लकड़ियां है 4, दैट इज द पैराडाइम। कि 250 साल तक बहुत सारी रिसर्चेस हुई, कई लोगों को नोबेल प्राइज मिले, कई नए प्रोडक्ट इन्वेंट हुए, सब कुछ हुआ, बट उसे एक पैराडाइम के अंदर ही हुआ। उस पैराडाइम को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, कोई उससे बाहर नहीं गया, टिल आइंस्टाइन केम। एंड व्हेन आइंस्टाइन केम अ न्यू पैराडाइम वाज क्रिएटेड। और फिर उसके अंदर बहुत सारी रिसर्चेस हुई। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आया तो उसकी एक नई पैराडाइम शुरू हुई। और आज तीनों पैराडाइम फिजिक्स में है। ऑर्डिनरी फिजिक्स के लिए वी स्टिल यूज न्यूटोनियन पैराडाइम and research is still happening in that paradigm. For very small levels of reality we use the quantum mechanics paradigm, और उसके अंदर भी researches are going on. And for very large areas we use the relativistic framework, और उसके अंदर भी researches चल रही है। जैसे साइंस में 3 पैराडाइम आज चल रहे हैं, वैसे ही हर एरिया में पैराडाइम्स है। अगर हम फिलोसॉफी में देखें तो एक मार्क्सिस्ट पैराडाइम था जो सोवियत यूनियन के टूटने तक सबके मन पे कब्जा किए हुए था, और सारा डिस्कोर्स इस स्क्वायर फ्रेमवर्क के अंदर ही होता था। और दूसरा एक कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क था, वहां पे भी उसके अंदर ही होता था। तो जो पैराडाइम्स है वो स्पिरिट ऑफ द एज के साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, उसके ऑपोजिट भी हो सकते हैं। अगर उसके ऑपोजिट हो जाते हैं तो उनको प्रिवेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी भी समय पे एक स्पिरिट ऑफ द एज होता है, बहुत सारे पैराडाइम्स होते हैं, और पैराडाइम अगर स्पिरिट ऑफ द एज के साथ है तो उसका सर्वाइवल और एक्सपांशन इजी होता है, नहीं तो सर्वाइवल और एक्सपांशन डिफिकल्ट होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं होता है, एफर्ट ज्यादा लगता है। अब क्या होता है कि ये जो पैराडाइम्स है, ये पैराडाइम सब एरिया में है। अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो आज पूरे वर्ल्ड में एक एंटी हिंदू पैराडाइम है, एक एंटी इंडिया पैराडाइम है, दोनों अलग अलग है। कि जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया क्योंकि नेपाल के लीडर को चाइना वाले ने पैसे दे दिए डिस्प्यूट करने के लिए, और नेपाल ने कुछ गांव जो हमारे ही थे, इंडिया के थे, उसको मांग लिया कि हमारे नेपाल के हैं। अब नेपाल के लोग खुद भी नहीं मानते कि वो गांव नेपाल के हैं, उनका मंत्री मानता है कि वो गांव नेपाल के हैं क्योंकि उसको पैसे मिले हैं चाइना से डिस्प्यूट करने के लिए। तो इस चीज को जो प्रोजेक्ट किया जाता है वो ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे ये कोई एक करप्ट नेता का काम नहीं है, पर इंडिया एक हेजेमोनिस्टिक पावर है, और उस हेजेमोनिस्टिक पावर ने साउथ एशिया में सबका जीना मुश्किल कर दिया है, और ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब कौन सी बात को कैसे रखा जाता है, तो होता क्या है इसमें कि एक पैराडाइम क्रिएट किया हुआ है, इंडिया हेजेमोनिक पावर,
तो ये एक पैराडाइम क्रिएट किया हुआ है एंटी इंडिया फोर्सेस ने। उसी तरीके से एक ग्लोबल एंटी हिंदू मूवमेंट है जिन्होंने एक एंटी हिंदू पैराडाइम क्रिएट किया हुआ है कि पंडितों को कश्मीर से निकाल दो तो उसमें कई ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व नहीं है, और किसी एक मुस्लिम को अगर घर से किसी ने निकाल दिया तो वो सेक्युलरिज्म का अंत हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि एनीथिंग इज जस्टिफाइड, बट आई एम सेइंग एट द selectivity and the bias involved in analysis. It is not a just and merit based analysis. तो ये जो चीज है, ये एक पैराडाइम क्रिएट हुआ है, एंटी हिंदू पैराडाइम, एक एंटी इंडिया पैराडाइम, और उसी तरीके से प्लूरलिज्म और सिंगुलरिज्म के बीच में एक एंटी प्लूरलिज्म का एक पैराडाइम क्रिएट हुआ है जो सर्वक्षेत्र के काम कर रहा है। तो ये सेकंड वर्ड है पैराडाइम, कि एक है स्पिरिट ऑफ द एज, एक है पैराडाइम, और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है नैरेटिव। कि नैरेटिव क्या है कि पैराडाइम तो एक बड़ी चीज है, कि एक बड़ा इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है, एक बड़ा डिस्कोर्स का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर डिस्कोर्स हो रहा है। लेकिन नैरेटिव क्या होता है कि इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ एन इवेंट, कि कोई भी इवेंट का पब्लिक डिस्कोर्स में प्रेजेंटेशन कैसे होता है और उस इवेंट को आगे पीछे के इवेंट से कैसे लिंक किया जाता है एक लार्जर नैरेटिव बनाने के लिए। तो क्या होता है कि एक इवेंट का रिपोर्टिंग नहीं रहता है। इट इज नॉट कम्युनिकेशन ऑफ अ फैक्ट, it is communicated with interpretation, Right. and the interpretation is a motivated ideological interpretation with a clear purpose, and the purpose more often than not is anti-India and anti-Hindu in our context. तो ये जो प्रॉब्लम है इनका कि नैरेटिव मीडिया क्रिएट करता है और शॉर्ट टर्म का होता है, कि एक इवेंट को कैसे नैरेट किया जाए, नैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाए, और थोड़ा बहुत आगे पीछे उसको ऐड कनेक्ट किया जाता है कि देखो गौरक्षकों ने इसको मार दिया, 2 महीने पहले उसको भी मारा था, ये तो पूरा एक जेनोसाइड चल रहा है। तो ये एक नैरेटिव है कि एक इवेंट को लेना, उसके अंदर मसाला भरना और आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन के साथ उसको कम्युनिकेट करना, और आगे पीछे के 2-3 इवेंट को ज्वाइन करना जो पिछले 3-6 महीने में हुए हो, और उसमें से पूरी लार्जर स्टोरी बना के सबके सामने रखना कि देखो ये एक बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट ऑफ द एज, पैराडाइम और नैरेटिव। क्योंकि हमको ये 3 वर्ड समझ में नहीं आते, इसलिए हम न तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते। स्पिरिट ऑफ द एज तो हमारे हाथ में होता नहीं है, वो तो एक हिस्ट्री का फ्लो है, सुप्रा ह्यूमन एलिमेंट है। लेकिन पैराडाइम क्रिएशन और नैरेटिव क्रिएशन ये हमारे हाथ में। नैरेटिव क्रिएशन के अंदर अभी हमारे कुछ लोग शुरू हुए हैं कि जो प्रो राइट है, जो प्रो प्लूरलिज्म है, जो प्रो हिंदू है, प्रो इंडिया, इन्होंने कुछ काम शुरू किए हैं कि एटलीस्ट एक नैरेटिव को काउंटर किया जा रहा है। आज भी प्रोएक्टिव नैरेटिव नहीं है, आज भी ये है कि नैरेटिव इज सेट बाय समबडी एंड पीपल आर रिएक्टिंग टू इट एंड प्रूविंग इट रॉन्ग बाय पुटिंग फॉरवर्ड द राइट फैक्ट्स। लेकिन आज भी प्रोएक्टिव नैरेटिव क्रिएशन नहीं है। ये सिचुएशन नहीं है कि प्रो राइट वाले नैरेटिव क्रिएट करें और लेफ्ट वाले फिर उसको काउंटर करें। आज भी सिचुएशन ये है कि प्रो लेफ्ट वाले नैरेटिव क्रिएट करते हैं और प्रो राइट वाले फिर उसको काउंटर करते हैं। तो आज भी एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स नहीं है। बट अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट नैरेटिव की जो गेम है उसके ग्राउंड में एंटर हो गए हैं, नए हैं, सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। It has happened recently only, it has happened. सो नए प्लेयर गेम में ग्राउंड में उतरे हैं, धीरे धीरे गेम सीख जाएंगे। बट ये जो है कि एटलीस्ट नैरेटिव का जो ग्राउंड है उसमें प्रो राइट वाले लोग उतरे हैं ग्राउंड में। आज भी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है, बट ग्राउंड पे आ गए हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि बहुत जल्दी दे विल बी द लीडर्स ऑफ दैट गेम ऑफ नैरेटिव। But a larger game than narrative is the game of the paradigm. और पैराडाइम क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डेप्थ चाहिए, बिकॉज वहां पे आप एक जो डिसिप्लिन का जो लीडरशिप है उसकी बात कर रहे हो, आप एक एकेडमिक लीडरशिप की बात कर रहे हो।
आप एक कमेंटेटर लेवल की लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हो। और एकेडमिक लेवल की जो लीडरशिप है वो रियल थॉट लीडरशिप है, वो कमेंट्री एक्सपर्टीज नहीं है। कमेंट्री एक्सपर्टीज अपने आप में एक बहुत अच्छी स्किल है, उसमें भी नॉलेज चाहिए, पर वो एक हॉरिजॉन्टल नॉलेज है कि आपने 5 अलग अलग किस्सों को इकट्ठा किया और आपने कहा कि देखो ये है कि भाई इसने 1940 में ये किया था, 50 में ये किया था, 75 में ये किया था, देखो ये ऐसा है। उसमें भी नॉलेज चाहिए, बट ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि किसी ने क्रिटिकल रेस थियरी या जेंडर थियरी को क्रिएट किया और फिर उसके अंतर्गत क्रिटिसिज्म शुरू किया। तो ये जो है ये एक पैराडाइम क्रिएशन है। जैसे इंडिया में नक्सलिज्म का पैराडाइम शुरू हुआ है, किसी तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो एक विक्टिम्स है जो जस्टिस सीख कर रहे हैं। तो ये क्या है कि पैराडाइम ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बिल्डअप होता है। इसको बिल्डअप करने के लिए 360 डिग्री वर्क करना पड़ता है कि खाली यूट्यूब वीडियो नहीं, उसके साथ आप कॉन्फ्रेंसेस भी करते हो, आप टेक्स्ट बुक्स भी लिखते हो, आप जर्नल्स में भी आर्टिकल्स लिखते हो, आप एक प्राइज भी इंस्टीट्यूट करते हो, आप अपने आर्टिकल्स वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपवाते हो, आपके लोग एडिटोरियल बोर्ड पे बैठे हुए हैं जर्नल्स के, जो गेट कीपर्स हैं आपके लोग प्रोफेसर्स बन के बैठे हुए यूनिवर्सिटीज में। तो वो लोग क्या एक पैराडाइम क्रिएट करते हैं। और पैराडाइम जो है, अगर आप ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में देखें तो पैराडाइम क्रिएशन इजी है, बिकॉज वो लेबोरेटरी नॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इक्वेशंस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस और आपके वर्ल्ड के और लाइफ के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंडेंट है। साइंस के अंदर पैराडाइम क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो आपको डेटा चाहिए जो इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, या तो आपको इक्वेशंस चाहिए जो एक रियलिटी के नए फेस की बात कर रहे हैं, और आप खुद भी बंधे हुए हो उन चीजों से, एक बार वो एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस में तो फ्रीडम काफी ज्यादा है। तो यहां पर क्या है कि पैराडाइम क्रिएट करने वाले वो लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड और इंटेलिजेंट लोग हैं। और यहाँ पे प्रो राइट प्रो हिंदू वाले लोग पहुंचे ही नहीं है, अभी भी वो नैरेटिव के ही ग्राउंड में उतरे हैं। पैराडाइम नाम की कोई चीज है और पैराडाइम क्रिएशन नाम की कोई चीज है, इसको उनको अभी ये बात समझ में ही नहीं आई है, बहुत कम लोगों को समझ में आई है कि above the narrative is the paradigm and you have to create a paradigm by creating a complete ecosystem to create and sustain that paradigm. And under the arcade of that paradigm, the narratives get built. The first battle is of the paradigm into the minds of people, which comes from a 360-degree attack on the mind. And once the paradigm is established, within the paradigm, when you put a narrative, it's easy for a person to accept and acknowledge the narrative and get inspired by it or get influenced by it. So ये जो 3 चीजें हैं, स्पिरिट ऑफ द एज, पैराडाइम और नैरेटिव, ये समझ में बहुत कम आ रही है। और पैराडाइम क्रिएशन जो है वो और भी कम समझ में आ रहा है, और तीनों की एरिया अलग अलग है। जो नैरेटिव क्रिएशन है ये एक टेक्निकल चीज है, और जो पैराडाइम क्रिएशन है ये एक स्ट्रेटेजिक चीज है। और इसीलिए हमारे लिए जो सामने गोल है वो है पैराडाइम क्रिएशन ऑफ 2 थिंग्स। वन, स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म, कि स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म को कैसे हम एज अ पैराडाइम क्रिएट करें, और दूसरा है हिंदू होलोकॉस्ट, कि अनलेस वी क्रिएट दिस 2 essential things, rest of the narratives will find it very difficult to hold on to themselves or sustain for long or propagate for long. सर, ये पैराडाइम क्रिएशन ईरान के ही कॉन्टेक्स्ट में क्यों बोला जाता है? ईरान बहुत ही अच्छा टेस्ट केस है। अगर आप ईरान की हिस्ट्री देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ईरान की हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इस तरह से हैं। कहते हैं कि हर 30 साल में ईरान में एक रिवॉल्यूशन होता है, और ईरान के कमेंटेटर्स जो हैं वो कहते हैं कि अभी
खोमेनी के रिवॉल्यूशन के बाद अभी 30 साल हो गए हैं और ईरान इज रेडी फॉर अनदर रिवॉल्यूशन। और ये आप देख सकते हो उनके थिंकर्स की बातों में, जो ईरानियंस ईरान छोड़ के बाहर चले गए हैं उनकी किताबों में, जो ईरानियंस अंदर हैं और किसी तरह से अपने व्यूज बाहर भेज सकते हैं उनके व्यूज में, और एक आम नागरिक के फ्रस्ट्रेशन में। और ईरान के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ वो प्योर पॉवर्टी के बेस पे नहीं हुआ था, वो इस बेस पे हुआ था कि जो शाह थे वो बहुत जल्दी वेस्टर्नाइज कर रहे थे सोसाइटी को। और ये एक इंपॉर्टेंट लेसन सबके लिए है कि इंडिविजुअल लेवल पे आदमी का जो सुपर ईगो जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में, वो अगर रेडी ना हो और आप बहुत स्पीड से सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करो और सुपर ईगो के जो आउटर मैनिफेस्टेशंस को आप निकाल दो या उनको क्रिटिसाइज करके वैल्यूलेस प्रूव कर दो, तो एक सीवियर रिग्रेशन आता है लोगों में। और इसीलिए कोई भी सोसाइटी का जो चेंज है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए एक्सेप्टेबिलिटी के साथ। और यही चीज आप सऊदी अरेबिया में भी देख सकते हो कि कई लोग कहते हैं कि वहां पे चेंज बहुत फास्ट आ रहा है, वो ईरान का रिपीट ना हो जाए। तो सेकंड एलिमेंट ईरान का ये है कि इस वजह से चेंज आया था। थर्ड एलिमेंट इंपॉर्टेंट ये है कि जब चेंज आया था तो उनको एक एक्सपेक्टेशन थी कि इफ इस्लामिक रूल कम्स एवरीथिंग विल बी गुड। और कोई भी सिटीजनशिप, कोई भी कंट्री की सिटीजनशिप जो है, जब वो परेशान हो जाती है रूलर्स से और थक जाती है बदल बदल के भी सबको, क्योंकि सब एक जैसे ही लगते हैं, तो फिर वो लोग रिलीजन में सोलेज ढूंढते हैं कि मे बी अगर रिलीजियस बेसिस पे गवर्नमेंट बन जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो यही चीज ईरान में थी, लेकिन उन्होंने देख लिया है कि उससे कुछ नहीं होता है। तो आज जो कंट्रीज टर्की जैसे हैं जो इस्लामाइजेशन की राह पे है, वहां पे लोगों के मन में 50-50 है या 60-40 है। वो सोचते हैं 60% चांस है कि अगर हम इस्लामिक बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और 40% चांस है कि शायद न भी हो। लेकिन ईरान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान में इट इज 90-10। लोगों के मन में 90% क्लियर है कि इस्लामिक होने के बावजूद उनको कुछ मिला नहीं। और 10% लोग ये बिलीव करते हैं कि नहीं, हमको जो भी अच्छा मिला है वो इस्लामिक होने की वजह से मिला है। सो ये जो सिचुएशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ईरान में कि वहां पे जो कंट्रीज में जिहादी फोर्सेस इस्लामिक गवर्नमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में एक होप है कि वो होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये लोग तो पूरी साइकिल जीत चुके हैं। इन लोगों ने तो पूरा इस्लामिक रूल्स पे बेस्ड गवर्नमेंट बना दी, उसको 30 साल चला के देख लिया, और आखिर पता चला उनको कि उनके जो मुल्लाज हैं वो उतने ही करप्ट हैं जितने ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं एक सेक्युलर गवर्नमेंट में। कि करप्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक सेक्युलर गवर्नमेंट में भी सेम करप्शन है और एक रिलीजियस गवर्नमेंट में भी सेम करप्शन है। और रिलीजियस अथॉरिटीज जो है वो भी उतनी ही करप्ट होती है जितनी सेक्युलर अथॉरिटीज करप्ट होती है। कि हमारा आईएएस ऑफिसर जिसके हाथ में पावर है और उनका मुल्ला जिसके हाथ में पावर है, दोनों इक्वली करप्ट है। सो करप्शन का कोई मतलब आइडियोलॉजिकल बिलीफ नहीं है। It adjusts itself in secularism, it adjusts itself into an extreme religious context also. तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग थक चुके हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज ईरान में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स हो रहा है जो बहुत कम लोग ईरान के बाहर ध्यान देते हैं इस बात पे, और वो डिस्कोर्स है प्री इस्लामिक ईरान के बारे में। बिकॉज आप जितनी भी कंट्रीज देखें कि वहां पे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कब आया और उसके पहले क्या था, तो आज धीरे धीरे एक डिस्कोर्स शुरू हो रहा है कि ये जो अब्राह्मनिक रिलीजन्स आए हमारे यहाँ पे, चाहे जुडाइज्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, इससे पहले हमारा कल्चर क्या था और वो अच्छा था या ये अच्छा है। तो ये जो डिस्कोर्स है
between an Abrahamical present and a pre-Abrahamical past. ये डिस्कोर्स ईरान में बहुत ही वाइब्रेंट है। आप ईरान के कई लोगों से अगर आप बात करोगे तो वो कहेंगे कि उनके ऊपर अरब लोगों ने हमला करके जो उनको जीत लिया और फिर कंपल्सरीली उनको मुस्लिम बनाया, जिसकी वजह से वो शिया बने और सुन्नी नहीं बने, कि इतना डिफरेंस उन्होंने कर लिया अपने आप को अरब से, कि वहां पे जो पर्शियन आइडेंटिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। दे cannot think of themselves as Arabs or they cannot think themselves together with Arabs. तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन है वही वहां पे अरब आइडेंटिटी और पर्शियन आइडेंटिटी की सिचुएशन है, कि they see themselves on two sides of the spectrum. So if you talk to many Iranians, you will find that most of them believe, at least today, that pre-Islamic Iran was a better proposition than the Iran that is today. और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, जो ईरान छोड़ के चले गए रिवॉल्यूशन के बाद में, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, वहां पे आप ना कुछ बोल सकते हो, ना कुछ लिख सकते हो, ना छपवा सकते हो। इट इज अ टोटलिटेरियन कंट्री लाइक चाइना। सो जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास था ईरान का, वो तो ईरान छोड़ के चला गया रिवॉल्यूशन के बाद, और जहां भी जाके सेटल हुआ मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में, यूके, कनाडा और अमेरिका में सबसे ज्यादा, और फ्रांस में भी काफी ईरानियंस हैं। तो वो लोग, उनके इंटेलेक्चुअल्स जब लिख रहे हैं, सो दे आर राइटिंग अबाउट अ प्री इस्लामिक ईरान एंड दे से द न्यू रिवॉल्यूशन व्हिच इज गोइंग टू हैपन इज समथिंग दैट विल फैक्टर इन द प्री इस्लामिक ईरान एंड ब्रिंग एलिमेंट्स फ्रॉम दैट इनटू द न्यू रिवॉल्यूशन. So they want to undo what the Arabs had done to them and go back to their ancestors in a pre-Islamic state. This is a core discourse of Iranian intellectuals today. अब ये फैक्ट जब आपको पता चलता है तो इंडिया के लिए और हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की बात करने वाले लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट खड़ा होता है, बिकॉज द pre-Islamic Iran was Zoroastrian. And Zoroastrianism, and the founder of Zoroastrianism, Zoroaster himself, right? He was essentially from India, and most of their worship practices were essentially Vedic in character, because the pre-Islamic Zoroastrian Iran was essentially fire worshippers, which the Parsis do even today in India. The Parsis in India have preserved that form of worship, and that worship essentially is fire worship, which is essentially a Vedic form of worship. क्योंकि फायर का जो वर्शिप है, अग्नि का जो वर्शिप है, वो तो एक वैदिक आइडिया है, वैदिक प्रैक्टिस है. सो जिसको वो लोग ज़रथुस्त्र कहते हैं हम लोग, और वो लोग उसको ज़ोरास्टर कहते हैं. तो ज़रथुस्त्र एक्चुअली इज फ्रॉम इंडिया एंड द प्रैक्टिसेस देयरफॉर आल्सो आर फ्रॉम इंडिया. So culturally, the pre-Islamic Iran was culturally the same by and large like the Vedic India. और इसीलिए if let us say for example the revolution happens and Iran goes back substantially to the pre-Islamic days, it would be very easy for India to have very close ties with Iran. Almost we can create a union. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वी कैन ट्राई फॉर एक यूरोपियन यूनियन काइंड ऑफ अ धर्म संघ in this part of the world, and Iran would become a very important element of it if it goes back to the pre-Abrahamical days. Now यहाँ पे एक बात आती है कि अगर जो लोग अखंड भारत की हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो लोग अगर इस सिचुएशन को देखे समझे, तो ये एक टेस्ट केस बन सकता है कि आज हमारे सामने ये सिचुएशन है, ये प्रोस्पेक्ट है. हिस्टोरिकली ये सिचुएशन हमारे सामने डेवलप हो गई है, हमने नहीं की है, अपने आप डेवलप हो गई है. लेकिन जो सिचुएशन हमारे सामने है वो हमको एक प्रॉमिस प्रपोज कर रही है कि अगर हम पैराडाइम क्रिएशन में अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक पैराडाइम क्रिएशन का काम है.
creating the paradigm of a pre-Islamic Iran. And how do you market that paradigm to Iranians? How do you get all the Iranian intellectuals of the world today who are spread across the Western world and are calling for a return to the pre-Islamic past of Iran? Because that is where they see good future for Iran. How do we get this together? How we propagate this view of a pre-Islamic Iran to the Iranian population? And I'm sure other countries in that vicinity also will help us, because they also don't want what is going on there. So it is in the interest of everybody except the mullah and the army of Iran. इन दोनों को छोड़ के बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं सबके हित में है वो। तो ये एक टेस्ट केस है कि जो लोग भी हिंदुत्व में, हिंदू राष्ट्र में बिलीव करते हैं, जो लोग अखंड भारत में बिलीव करते हैं और जिनको इस दिशा में आगे बढ़ना है, या जो लोग भी एक प्लुरलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, उनके लिए ये एक टेस्ट केस है कि यहाँ पे एवरीथिंग इज राइट, you only have to do it. Or when everything is right, this provides you a test case. Can you do paradigm creation? Can you do narrative creation? And can you bring about a change because of the force of the paradigm creation, narrative creation, and backing of some military force from outside? All this put together, because ये क्या है जिसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, कि बिफोर यू सेंड द ट्रूप्स आपने पैराडाइम क्रिएशन करके और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करके उस कंट्री को आधा तो वैसे ही निहत्था कर दिया है कि न उस कंट्री की पॉपुलेशन उसकी आर्मी के साथ है, उसकी आर्मी खुद कंफ्यूज्ड है कि वो जो कर रही है कि ठीक है कि नहीं है, उसके इंटेलेक्चुअल्स खुद गवर्नमेंट के सामने हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो खुद बटे हुए हैं। तो ये जो एक पैराडाइम क्रिएशन है, इसका एक टेस्ट केस बन सकता है कि हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट अ प्लुरलिस्टिक गवर्नमेंट इन ईरान। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट रेजिम चेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट पैराडाइम चेंज। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को लगता है कि सरकार बदलने की बात है, वो बात नहीं है। सिर्फ सरकार बदलोगे तो एक मुल्ला जाएगा, दूसरा मुल्ला आएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आज आपने कोई कंट्री में एक मिलिट्री गवर्नमेंट है, आपने किसी तरह से नंबर 2 नंबर 3 के साथ मिलकर नंबर 1 को हटवा दिया, फिर नंबर 2 वहां बैठ गया, थोड़ा बहुत चेंज आएगा पर बड़ा चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आप इसमें देखिए रशिया में क्या हुआ, जो पैराडाइम था कम्युनिज्म का वो आधा गया, इकोनॉमिक सेंस में चला गया, लेकिन पॉलिटिकल सेंस में वो नहीं गया है। इसलिए आप देखो आज वहां पे जो गवर्नमेंट की सिस्टम है वो रियल डेमोक्रेसी नहीं है, वो शैम डेमोक्रेसी है। जो पुतिन जो बैठा हुआ है वहां पे इतने टाइम से, और शायद अगले 10 साल तक और बैठेगा, तो वो तो एक शैम डेमोक्रेसी है, क्योंकि पैराडाइम चेंज नहीं हुआ है सोसाइटी में, पैराडाइम चेंज आधा ही हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पैराडाइम चेंज नहीं करते इंटेलेक्चुअली लोगों के दिमाग में और सिर्फ रेजिम चेंज करते हो तो बड़ा चेंज नहीं आता है, नहीं वो चेंज सस्टेनेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे when we talk of Iran as a test case, it is not only the regime change, we are talking of a paradigm change, और paradigm change होने के बाद the collapse of the regime will be quite natural. But the important point is, if the regime collapse happens because of a military invasion of the West, it's a different thing. वहां पे पैराडाइम चेंज नहीं होगा, एक के बदले दूसरा आएगा, सफेद कौवा जाएगा, काला कौवा आएगा, वही होगा। But when we are looking at paradigm change, the new group of people and the new situation which will arise will be radically different and sustainable, because we are talking essentially of a large social change, of which the regime change only will be one manifestation. तो वो एक डीप चेंज है, एक सस्टेनेबल चेंज है, राइट डायरेक्शन में चेंज है। तो वहां पे एक टेस्ट केस है ईरान
कि जहां पे सिचुएशन बिल्कुल राइट है हिस्टोरिकली, ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रेसिपी आर एट प्लेस, वहां पे हाउ डू यू प्रैक्टिस पैराडाइम क्रिएशन? तो हिंदू राष्ट्र के बारे में जो लोग बातें करते हैं, अखंड भारत के बारे में जो बातें करते हैं, प्लुरलिज्म के बारे में जो बातें करते हैं, उन सबके लिए, इंडिया में से भी वर्ल्ड में से जो भी लोग इन चीजों में मानते हैं, उनके लिए ये एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट केस है। तो क्या यही बात पाकिस्तान पर भी लागू होती है? और ज्यादा आसानी से, बिकॉज पाकिस्तान में तो ये है कि उन्होंने जो अपना इस्लामाइजेशन किया है, उसके प्री इस्लामिक टाइम के जो एविडेंसेस हैं वो फिजिकली उनके सामने है। बिकॉज ईरान में तो एक 500-600 साल की हिस्ट्री है इस्लामाइजेशन की, पोस्ट इस्लामिक फेज की, लेकिन पाकिस्तान में तो टिल 1947 30% पॉपुलेशन वाज हिंदू और कल्चर एसेंशियली वाज हिंदू। जियाउल हक ने वहां पे सब कुछ, साड़ी को आउटलॉ कर दिया और वो सब कर दिया। अदरवाइज टिल ऑलमोस्ट 1950 1955 इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कराची की जो एसएससी की एग्जाम थी, वहां पे गुजराती में भी पेपर आता था। सो वहां पे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, और वहां पे धीरे धीरे वहां के इंटेलेक्चुअल्स में भी ये बात आ रही है कि उनकी हिस्ट्री जो उनको पढ़ाई जा रही है वो पूरी झूठी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉर्डर की दोनों तरफ झूठी हिस्ट्री है। झूठी हिस्ट्री, राइट। हमारी हिस्ट्री भी झूठी हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री भी झूठी हिस्ट्री है। तेरे भी सनम फानी, मेरे भी सनम फानी, ऐसी सिचुएशन है कि रियल कहाँ चला गया है? Where is the real gone? प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक इस्लामिक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव से कॉन्ग्रुएंट हिस्ट्री बनाई, और हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट लोगों ने हम अपने आप को डिस्कवर न कर ले उसने हिस्ट्री बनाई, झूठी हिस्ट्री बनाई। तो अभी धीरे धीरे पाकिस्तान में भी आप देख रहे हो कि पाकिस्तान के जो लोग आउट ऑफ पाकिस्तान रह रहे हैं, slowly they are discovering their pre-Pakistan roots, their pre-Islamic roots। आप तारक फतेह को देखिए, आप कई लोगों को देखिए जो बाहर बसे हुए हैं। So now they know that the history that is taught to them is actually false, and it was essentially a British tool to divide and rule so that no other big country comes up in front of the West। कि it was a political decision कि उनको इंडिया को तोड़ना ही था टुकड़ों में। It was just incidental कि they got the lever of religion to do it, नहीं तो उन्होंने कोई और दूसरे तरीके से किया होता। But they just did not want such a big populous country to be in this part of the world and be a counter force to them। तो ये जो एक if not counter force, at least not something pliable। So ये जो एलिमेंट है पाकिस्तान में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस पैराडाइम क्रिएशन को नहीं समझते कि अगर आप पैराडाइम क्रिएशन में इन्वेस्ट करते हो और पाकिस्तान के जो लोग प्री इस्लामिक पाकिस्तान और प्री पार्टीशन पाकिस्तान के बारे के अंदर अपने रूट्स ढूंढ रहे हैं, उनको आप इकट्ठा करो, उनके कॉन्फ्रेंसेस करो, उनके इंस्टीट्यूट्स बनाओ, एक आम पाकिस्तानी को समझाओ कि सही बात क्या है, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि हम समझाएंगे और वो समझेंगे, वो समझाएंगे हम भी समझेंगे, सब कुछ होगा। बट ये जो डिस्कोर्स है ये पैराडाइम क्रिएशन का डिस्कोर्स है, और हमारे पास स्ट्रेंथ ये है कि वी हैव अ राइट प्रोडक्ट टू सेल। हमको झूठ नहीं बोलना है। उनको जब अपना इस्लामिक पैराडाइम क्रिएट करना था पाकिस्तान बनने के बाद, तो उनको तो पूरी झूठ की लाइन लगानी पड़ी, क्योंकि सच बोलने से तो पैराडाइम क्रिएट ही नहीं कर सकते थे इस्लामिक पाकिस्तान का। लेकिन हमारी तो फॉर्चून अच्छी है इतनी कि हमको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सच बोलने से ही हमारा तो पैराडाइम क्रिएट हो रहा है। तो ये पाकिस्तान जो है ये एक सेकंड टेस्ट केस है, और इजी टेस्ट केस है कंपेयर टू ईरान, बिकॉज वी ओनली हैव टू मेक दिस
Hindu Holocaust being understood. Okay, how did Pakistan become Islamic? So just go back to 4th or 5th century, when after the advent of Islam in Saudi Arabia, it was consolidating itself in Saudi Arabian area for quite some time, and slowly it went into Iran. तब तक तो ईरान तक सारा का सारा या तो हिंदू था या हिंदू प्रैक्टिसेस पे बेस्ड था. And you see, after that, every 100-200 years, one country goes and becomes Islamic. So at some point, Iran goes. After 100-200 years, Afghanistan goes. After another 100-200 years, much of Pakistan goes. And these conversions was by and large by force. So this is actually a part of what I call the Hindu Holocaust. That it was a outcome of a Holocaust that we have so many people who are into Islam in Pakistan and Afghanistan. That their forefathers did not make a choice, they were forced into it. It was a part of a Hindu Holocaust, outcome of it. तो ये जो पैराडाइम क्रिएशन है सच्चाई का, एक कल्चर के यूनिटी का, एक एंसेस्ट्रल यूनिटी का, और एक होलोकॉस्ट के फैक्ट का, जिसमें से ये इस्लाम हैज कम इनटू दिस रीजन इन द फर्स्ट प्लेस. तो ये पैराडाइम क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाद whatever, when you have a constituency in Pakistan who is together with you on this paradigm, in that sense the unification then becomes much easier. So this paradigm creation is something that we have to really invest into. All those who believe in the three things I said: Hindu Rashtra, Akhand Bharat, or pluralism. The same is true even for, let us say, people who believe in pluralism. Forget Iran or Pakistan. Africa में जाइए आप. 1950s तक, before the oil bonanza came to the Arabs, Africa never was Islamic. Much of Africa was tribal in its practices. It is the petrodollar and the expansionism of the jihadi mindset of the mullahs in Arabia which created the trouble that we have today in Sudan and Yemen. They Islamized much of the tribal population with lure and fear from the petrodollars. And today we see the trouble which is there, the extremism which is there. तो ये एक फेलियर है कि अफ्रीका में you failed in paradigm creation of pluralism. When Africa was poor and tribal, you never went there to create a paradigm of pluralism, and because you left a vacuum, the jihadi elements came and created a paradigm of singularism, and now the harvest is there for you to harvest. तो ये जो प्रॉब्लम है कि you can't leave a paradigm vacuum. आप अगर पैराडाइम वैक्यूम छोड़ दोगे कोई जगह पे, तो जो सिंगुलरिज्म वाले हैं वो अंदर जाके अपना ही पैराडाइम क्रिएट कर लेंगे, लोगों के मन में घुस जाएंगे, सोसाइटी में रिलीजन चेंज करेंगे, कल्चरल प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश करेंगे, और 50 साल के बाद उसका जो आउटकम आएगा आप उससे लड़ते रह जाओगे. और फिर वहां पे या तो आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज करो, या तो आप हैवी कैजुअलिटीज लो, या तो आप वॉर ऑफ एट्रिशन करो, या लंबे समय तक डेवलपमेंटल लोन्स डालते रहो जिसका कोई आउटकम ही ना आए, और फिर आप कहो कि कल्चरल कैपिटल नहीं है. एसेंशियली आप कह रहे हो कि हम हार गए. तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो उसमें से इमर्ज होती है जब आप पैराडाइम वैक्यूम छोड़ देते हो, और पैराडाइम की जो पूरी एक स्टडी है उसको आप रियलाइज ही नहीं करते कि ये भी कोई चीज है. सो व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द discourse of paradigm and you leave a vacuum, the vacuum is filled by your enemies, and then the harvest comes a few decades down the line. तो ये एक पाकिस्तान भी एक easier case है compared to Iran, but वहां पे क्या है कि it will be a short term war of paradigms
between a well-funded army and a few intellectuals who have to be supported by us and who believe in pluralism. So challenge Pakistan के केस में एक ही है, those who believe in pluralism will believe in the pre-partition and pre-Islamic Pakistan. So we have to get together all those who believe in pluralism and those who know that secularism can only lead to conflict. So how to get them together, how to create this ecosystem of pluralism in Pakistan, that will be the gateway to establishment of a new plural paradigm in Pakistan, and that will be a real thing which will be a long-term change there from the fanatic situation which we see today. पैराडाइम क्रिएशन के एरिया में हम कहाँ पीछे रह जाते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पीछे रह जाते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि पैराडाइम क्रिएशन होता क्या है। जैसे हमको नैरेटिव भी नहीं पता था, अब धीरे धीरे पता चला कि नैरेटिव क्या होता है। वैसे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पैराडाइम क्रिएशन, और उसके लिए हमको यूनिवर्सिटीज के अंदर, थिंक टैंक्स के अंदर, जहां से ओरिजिनल पावरफुल आइडियाज जनरेट होते हैं और फिर मीडिया के थ्रू प्रोपोगेट होकर एस्टैब्लिश किए जाते हैं सोसाइटी में, तो वहां पे हमको अपने आप को एंट्रेंच करना पड़ेगा। तो ओपिनियन की जो दुनिया है, वो ओपिनियन की दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट गेट कीपर्स होते हैं, जैसे एडिटोरियल बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, कुछ प्राइजेस है और प्राइज विनर्स हैं, जैसे ये मलाला को खड़ा किया गया था। सो मलाला से अच्छे तो 50 लोग हैं भारत के एक स्टेट में, राइट, बट उसको तो सीआईए ने खड़ा किया था कि सीआईए को कुछ करना था तो मलाला को खड़ा किया, और उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि किसी को खड़ा करो, लोकल मीडिया को खरीदो, वहां पे उसके न्यूज डालो, फिर उसको कोई प्राइज दिलाओ, और प्राइज दिला के दुनिया भर में घुमाओ और उसको मीडिया में कवर करो, और फिर वो ज्ञानी बन के सबको ज्ञान देता है, जिसको मैं कहता हूं CWS, कॉन्फिडेंस विदाउट सब्सटेंस। अकल घुटनों में और कॉन्फिडेंस आसमान पे, और सब लोग बेवकूफी की तरह सुन रहे हैं उसको। कॉलोनियल माइंडसेट, हाँ, कॉलोनियल माइंडसेट इतना घुस गया है लोगों में कि वो मलाला को जाके सुन रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स उस लड़की को जाके सुन रहे हैं, बताइए। तो ये जो है, ये होल्ड ऑफ मीडिया है कि पीपल और अदरवाइज वेरी वेल एजुकेटेड एंड रैशनल आर जस्ट स्वेप्ट ऑफ बाय दिस ब्लिजार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इतने इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग वो मलाला को जाके सुन रहे हैं, जिसको उनकी क्लास में बैठ के चुपचाप पढ़ाई करनी चाहिए, वो उनको ज्ञान दे रही है, बताइए। तो ये जो है, ये सीआईए का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि उन्होंने अरब स्प्रिंग नाम का किया था, और अरब स्प्रिंग के नाम पे कई कंट्रीज की बॉर्डर्स को डिफ्यूज कर दिया, वाइप ऑफ कर दिया, और कितने लोग उसमें मारे गए। तो ये जो है पूरा एक मीडिया का जो गेम है, इसको हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि कैसे पैराडाइम्स क्रिएट हो रहे हैं, पैराडाइम क्रिएट करने के सोर्सेस कौन से हैं, वहां पे गेटकीपर्स कौन है, और अगर हम वहां गेटकीपर नहीं बन सकते तो उन इंस्टीट्यूशंस के सामने पैरेलल इंस्टीट्यूट कौन सा खड़ा कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये रेमन मैक्सस अवार्ड है, ये तो पूरा सीआईए का ही अवार्ड है, जिसको भी खड़ा करना है कोई कंट्री में उसको दिलवा दो ये अवार्ड। तो ये क्या है कि ये पूरा एक गेम है कि मीडिया को खरीदो, 4-5 इवेंट्स करवाओ, उसको अवार्ड दिलवाओ, तो अवार्ड भी आपके और वो प्यादा भी आपका और मीडिया भी आपका। तो ये एक गेम है पैराडाइम क्रिएशन का। सिमिलरली बात चलती है अपने फेमिनिज्म के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, या नेक्सल पुअर राइट्स, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। और ह्यूमन राइट्स एक वो बन जाता है टू गिव शील्ड टू द टेररिस्ट,
कि टेररिस्ट इनोसेंट लोगों के इंडिया में मार दे तो कोई बात नहीं, वहां पे ह्यूमन राइट नहीं आते, इनोसेंट लोगों के राइट्स नहीं होते, और टेररिस्ट को पुलिस गोली मार दे तो ह्यूमन राइट का बात आ जाती है। तो ये क्या है कि यू क्रिएट अ पैराडाइम सच दैट under that paradigm every event is given a narrative twist which sort of paralyzes the power of a country, कि आप अपने पावर को यूज करने से डरने लगते हो। ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है आपके पास, आप अपनी कैपेबिलिटी को यूज ही नहीं करते डर के मारे। और इतना गहरा ये हमारे अंदर जा चुका है कि आज जैसे all pro-right institutions and people, they talk about immoral and illegal conversion of Hindus to other religions, जो रैम्पेंट चल रहा है पूरे इंडिया में। सबको पता है, सफेद झूठ है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, एवरीवन नोज अबाउट इट। पर यही बात अगर कोई हिंदू कहता है कि भाई हम लोग 1 बिलियन है वर्ल्ड में, and my target is to have 2.5 billion Hindus in the next 5 years. आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कीजिए और एक ओपनली अनाउंसमेंट कीजिए, और आप देखो मीडिया पे कैसे लोग आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। वो क्यों टूट पड़ते हैं? क्योंकि उनको पे किया जाता है टूट पड़ने के लिए। कौन पे कर रहा है? जो नहीं चाहते कि ये हो, जो जिहादी वो लोग क्यों नहीं पे करते हैं? जैसे जो चाहते, जो नहीं, मतलब हाँ, पे तो दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि जो प्रो हिंदू ग्रुप है वो इसको जानते भी है कि पे करके ये सब हो रहा है, राइट। या तो वो इसको पे करने को सही नहीं मानते, पर वो इस गेम को नहीं जानते कि गेम कैसे चल रहा है, कि मीडिया क्यों टूट पड़ रहा है, कि उनके लिए किसी को कन्वर्ट करना इतना आसान है तो मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? एवरीथिंग शुड बी इक्वली इजी। ये वन वे ट्रैफिक क्यों है कि एक रास्ते पे तो ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं और दूसरे रास्ते पे तो 10-10 ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं। तो ये जो पैराडाइम का गेम है, ये गेम समझ में ही नहीं आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला। दूसरा है कि जब समझ में आ जाता है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमको लगता नहीं है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट दो तरह के चाहिए। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, कि आप इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाओ जिनका एजेंडा ही ये हो। तो फिर क्या हो जाता है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनका करियर जुड़ा होता है उस कॉज के साथ में। वो कॉज खत्म हो जाएगा तो करियर भी खत्म हो जाएगा। तो उनके पास उनका सेल्फ इंटरेस्ट ही उनको ड्राइव करता है कि वो आइडियोलॉजी में बिलीव करे या ना करे। उनको अगरबत्ती करके आरती करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो ये होता है इंस्टीट्यूशनल क्रिएशन। और फिर क्या होता है, उसमें से पढ़ के जो लोग बाहर आते हैं, दे बिकम एम्बेसडर्स ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आप जेएनयू को देखिए, तो जेएनयू को लेफ्ट ने कल्टीवेट किया है। इट्स अ इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट ऑफ देयर लार्जर प्लान ऑफ पैराडाइम क्रिएशन। वैसे ही उनका दूसरा आर्म होगा थिंक टैंक्स के अंदर, तीसरा आर्म होगा मीडिया के अंदर, चौथा होगा उनका एकेडमिक्स के अंदर, पांचवा होगा जो प्राइजेस दिए जाते हैं उनकी जूरीज में, छठा होगा रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल्स के एडिटोरियल्स पे, और सातवां होगा मैगजीन्स के ऊपर। तो ये जो है पूरा एक इकोसिस्टम होता है। तो पहला तो होता है कि आपको समझ में आए कि पैराडाइम क्रिएशन क्या है। दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, कि या तो आप नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करो या जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को अपनी तरफ कन्वर्ट करो, और डीपली कन्वर्ट करो। ऐसा नहीं कि ऊपर वीसी खाली बिठा दिया और अंदर पहले के ही लोग हैं जो थे, जिनको खुद पता नहीं है कि वो किस तरफ है। ये नहीं, ऊपर से अगर बिठाया है तो यू मस्ट हैव द आइडियोलॉजी गोइंग डीप, and you must make it clear that unless you fall in the ideological line you don't have a future. तो ये जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट है पैराडाइम क्रिएशन का, जहां पे हमको समझ में नहीं आता है। तीसरा है
अवार्ड्स क्रिएट करना, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना कि आर यू अवॉर्डिंग पीपल, आर यू मेकिंग देम सेलिब्रिटीज फॉर व्हाट दे आर सेइंग। आज कितने ही मंदिरों के साथ लिंक्ड आश्रम है जो बहुत अच्छी ह्यूमन सर्विस कर रही है, किसी को पता ही नहीं है। तो वो जो लोग हैं उनको क्यों आप मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं देते? वो जो रियल सेलिब्रिटी बनना डिजर्व करते हैं उनको आप प्लेटफॉर्म ही नहीं देते, और पूरे मीडिया पे वो लोग छाए हुए हैं जिनको होना ही नहीं चाहिए वहां पे। तो ये है एक प्रोसेस का एलिमेंट, तो एक अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट है, स्ट्रेटेजाइजिंग का एलिमेंट है, फिर इंप्लीमेंटेशन के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एलिमेंट है, एक इकोसिस्टम के फंक्शनल एलिमेंट है, और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैं दो आइडिया देता हूं, चाइना ने क्रिएट किया है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। वो हर वर्ल्ड में जितने भी मेन कंट्रीज हैं सब जगह कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट क्रिएट करते हैं और चाइनीज पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। नेपाल के अंदर वो लोग चाइनीज पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और कई लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको लगता है कोई चाइनीज कंपनी में जॉब मिल जाएगी। जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो अलियांस फ्रांस से सब जगह खोल के फ्रेंच प्रोपोगेट कर रही है। स्पेनिश गवर्नमेंट है, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ डी सर्वांटेज है। तो वैसे हमारा वेदा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं? Why don't we create a Veda institute in all the major countries of the world? Why don't we take India festival to all the countries? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक हर कंट्री में हर साल इंडिया फेस्टिवल क्यों नहीं करती? जस्ट ब्रिंग अबाउट फूड, म्यूजिक, क्लोथ्स, हिस्ट्री एंड होलिस्टिक हेल्थ, ये पांच को इकट्ठा करके इंडिया फेस्टिवल करो हर कंट्री में। आप क्यों नहीं करते? टूरिज्म भी बढ़ेगा और आपका कल्चर भी स्प्रेड होगा। तो ये है एक जिसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग की एरिया में कैंपेन थिंकिंग। तो व्हेन यू कंबाइन द लॉन्ग टर्म फिलोसॉफिकल थिंकिंग विद political ideology of the long term, and there you combine these tactical initiatives, तब धीरे धीरे वो एक पैराडाइम चेंज होता है। तो ये यहाँ पे क्योंकि हमको ये सब बातें समझ में नहीं आती इसलिए हम मार खा जाते हैं। आप दूसरी तरफ से देखिए, इस्लामोफोबिया को कितना अच्छे से मार्केट किया है उन्होंने। आज अमेरिका में एक लॉ उन्होंने पास कर दिया है where criticizing even difficult parts of Islam has become unlawful. शायद लॉ पास नहीं भी हुआ होगा, मेरे ख्याल सेनेट में गया होगा, बट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इट। यूनिवर्सिटीज में देखिए ये इस्लामोफोबिया का आइडिया कहां से आया? ये आया यूके की यूनिवर्सिटीज में से, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट ने जैसे फंडिंग कम की तो जो अरेबियन लोग थे और जो जिहादी एलिमेंट्स थे अरब कंट्रीज में, उन्होंने फंड किया हुआ यूके की यूनिवर्सिटीज को, वहां की चेयर्स को, वहां के प्रोफेसर्स को उन्होंने कंसल्टिंग असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, और यूके के जो प्रोफेसर्स हैं वहां से वो लोगों ने ये सब आइडियाज क्रिएट करके सब जगह फैला रहे हैं। तो आप उनको देखिए कि वो तो एक इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है उनके सामने, फिर भी वो इतना पंप इन करके यहां तक लेके आए इस कंसेप्ट को। जबकि हमारे पास तो रियल गुड प्रोडक्ट है मार्केटिंग के लिए। वी आर नॉट ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, वी आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड व्हाट लेजिटिमेटली शुड बी पुट फॉरवर्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि एक अगले 25 साल के लिए कैसे काम किया जाए, उसके लिए जब तक आप एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बनाया है गति शक्ति प्रोजेक्ट, कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे आप सबको इंटीग्रेट करके एक कर रहे हो ताकि सिनर्जी आए और इकोनॉमी ऑफ स्केल आए और एफिशिएंसी आए। वही चीज इस एरिया में जरूरी है कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग, ऑल द पीपल हु आर वर्किंग फॉर दिस कॉज, they should get together and create a Gati Shakti kind of a project in this area to create a paradigm and bring about the kind of change you wish to bring in the world.
पैराडाइम क्रिएशन के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेंथ है या हमें क्रिएट करनी पड़ेगी? प्रोडक्ट हमारे पास है, स्ट्रेटेजाइजिंग और इम्प्लीमेंटेशन हमको क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें से कुछ भी नहीं। ना तो हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी आती है, ना हमको उसको इम्प्लीमेंट करना आता है। तो ये दोनों चीजें सीखनी बाकी है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमको लेके जाना है वो कोर है, और वो हजारों साल से हमारे पास है, और वही सच है। तो जो सच है वही हमारा प्रोडक्ट है, हजारों साल से ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो हमारा ही है, उसको कोई ले नहीं जा सकता। तो हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकेट के ऊपर है, बट स्ट्रेटेजाइजिंग के ऊपर और एक्शन इंप्लीमेंटेशन के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर और पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और एक प्रॉब्लम हमको खास ध्यान रखना पड़ता है जिसमें हम लोग हमेशा मार खा जाते हैं, वो ये होता है कि जब कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो टॉप क्वालिटी लोग को लेना और टॉप क्वालिटी प्रोसेसेस को रखना, ये हम नहीं कर पाते। बहुत जल्दी मीडियोक्रिटी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, और वो एफिशिएंसी को खत्म कर देती है, और फिर इंटेंशन चाहे कोई भी हो, आउटकम नहीं आता है, एक अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और हमारी सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक एफिशिएंट लोगों से भरा रखना और एफिशिएंट प्रोसेस से चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। इसका कोई सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। उसका एक सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी, दूसरा सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी, और तीसरा सॉल्यूशन है लिमिटेड टर्म फॉर पीपल, कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को इंडक्ट करो, 3 साल से ज्यादा किसी को रहने मत दो, क्वार्टरली बेसिस पे उसके गोल्स डिसाइड करो, और जैसे 3 साल होते हैं उनको गुड बाय करो। तो जब तक इस तरह की ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी और मेरिट ओरिएंटेशन नहीं आएगा, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, इंप्लीमेंट कुछ नहीं हो पाता है। तो एवरीथिंग बिकम्स अ न्यूज़पेपर आइटम, कि नया इंस्टीट्यूट बनाया, न्यूज़पेपर में आइटम हुई, सब लोगों ने 3-4 दिन टीवी पे बातें चली, इंटरव्यूज हुए, फिर जो एवरीडे फंक्शनिंग होता है उसका 3 महीने के बाद जाके देखो तो कुछ नहीं होता है उसमें। इट हैज बिकम वन मोर ऑर्डिनरी प्लेस। तो जो परसूट ऑफ एक्सेलेंस और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सेलेंस जिसको कहते हैं, जब तक हम पैराडाइम क्रिएशन में वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सेलेंस नहीं करेंगे, तो ये तो लॉन्ग टर्म चीज है, ये उसके बिना नहीं हो पाएगी। और इसमें अगर हम सेट करना चाहेंगे कि चलो ये पहचान वाला है, इसको सेट कर दो, उसने मुझे ओब्लाइज किया था उसको सेट कर दो, ये सब जो अगर अंदर आ गया तो फिर वो दैट विल बी द एंड ऑफ इट। सो दिस आर सम ऑफ द difficulties which we face and we are going to face in this area, but they are not unsurmountable. We need the determination and the conviction. Right. ईरान की बात पर वापस आए तो कैसे इस रास्ते पे आगे जाया जा सकता है? Step 1, इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा करो जो इस चीज में मानते हैं कि प्री इस्लामिक ईरान वाज अ बेटर कंडीशन and it's a better condition for future of Iran. They want Iran to go back to pre-Islamic days. उन सबको इकट्ठा करो, उनसे किताबें लिखवाओ, उनसे कॉन्फ्रेंसेस करो, ईरान के अंदर जो लोग हैं उनसे बातचीत करो कि कौन इस चीज से सहमत है। And I am sure you will find many people in Iranian intellectual establishment as well as in the army, particularly those people who have studied outside of Iran and come back to Iran, and then use certain forms of communication to tell the Iranians about the glory of Iran, which was actually true before the Islamic invasion, and create a debate within Iran so that people can debate and choose for themselves what is good for them. And I have no doubt in my mind that when people think rationally, they will choose the pre-Islamic Iran over the Islamic Iran. So that is one element. Second is
improve the educational systems there if you can. Because the moment somebody can think deeply, rationally, scientifically, he will inevitably think the same thing. So this is the second element. The third element is those who are around Iran and are still practicing the ancient faith. For example, Yazidis. यजीदी का एक ग्रुप है वहां पे जिनकी आज भी फायर वर्शिप की प्रैक्टिसेस है, जिनकी लैंग्वेज में आज भी संस्कृत वर्ड्स पाए जाते हैं। तो हमने तो उनको अबेंडन ही कर दिया है। सो if we go to them, if we provide them with money, with arms, with training, with political affiliation, moral support, whatever it takes, because they are the ones who are practicing our culture in that continent where our culture has by and large been extinguished in the last many centuries. And now we see the world is getting divided on the axis of cultures and values. So that is the third element. And fourth element is we have to wait for other countries to get on board. Do they see our activity as something which coincides with their interest? Can they join it? And I'm sure many Western countries will join it. And if we create something like a global freedom group, I'm sure that will have a major impact in this kind of an activity. So इस तरह के अगर हम activities करते हैं, एक global campaign करते हैं, this can be a very good test case. And I feel confident कि अगर ये transition हो पाता है, एक existing Abrahamical society अगर एक pre-Abrahamical past में transit करती है, this then becomes a pilot case for many other countries, and the world situation can rapidly change. क्या गल्फ में प्लूरलिज्म के आधार पर शादी कायम हो सकती है? दूसरे कोई तरीके से हो ही नहीं सकती है। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे शांति के चाहने वाले बहुत कम हैं, बिकॉज गल्फ को कंट्रोल किया जा रहा है बाय ग्रेटर पावर्स आउटसाइड ऑफ गल्फ, और दे वांट टू कंट्रोल, देयर ऑब्जेक्टिव्स आर ट्विन। उनके तीन ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ऑयल को कंट्रोल किया जाए, हथियार बेचे जाए, और ये देखा जाए कि वहां का टेररिज्म वेस्ट को अटैक न करे। उनके तीन ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वहां के लोगों के वेलफेयर का कोई लेना देना नहीं है, और अपने तीन ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी रेजिम को बिठा सकते हैं, किसी को भी गिरा सकते हैं, कितनी भी ह्यूमन ट्रेजेडी वो लोग कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, इसके अंदर कोर सॉल्यूशन तो ग्लोबली भी वही है, गल्फ में भी वही है कि सिक्युलरिज्म विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, pluralism is one of the best bets to avoid conflicts. Not that we can get into zero conflict, but it is far better a proposition than secularism. The point is, do the rulers there want it? Do the rulers of the rulers who are outside of the Gulf want it? So how that plays out in terms of self-interest of many powerful people in the world, that will determine whether the principle is accepted or not, not that the principle is not true. अखंड भारत और इस पैराडाइम क्रिएशन के बीच में क्या रिलेशन है? अगर आप एक्शन प्लान निकालें कि अखंड भारत के एक्शन प्लान क्या होगा, तो सर पैराडाइम क्रिएशन विल बी द फर्स्ट एलिमेंट इन द एक्शन प्लान। आप एक्शन प्लान ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी आर्मी को भेज के सब जगह कैप्चर कर ले और मिला दे अपने अंदर। ये तो जियोपॉलिटिकली ज्यादा फिजिबल नहीं लग रहा है जिस तरह की सिचुएशन है। सो अगर ये फिजिबल नहीं है तो आप कैसे अखंड भारत बनाओगे? उसके तो दो ही तरीके हैं, या तो जिसको आप मिलाना चाहते हो अपने अंदर वो परसुएशन से, कन्विक्शन से आपसे ज्वाइन हो, या तो आप मिलिट्री कैप्चर करो। तीसरा तो कोई तरीका है नहीं उसका। तो अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि मिलिट्री कैप्चर आप न करना चाहते हो, न फिजिबल है, तो फिर जो कल्चरल यूनैनिमिटी है, जो कल्चरल कॉमनलिटी है,
उसके बेसिस पे अगर यूनियन बन के ही ये पूरी चीज बनती है तो तभी बनेगी जब सबसे पहले आप अखंड भारत का पैराडाइम क्रिएशन करोगे कि ये चीज क्या है, क्यों जरूरी है, उससे क्या फायदा है, क्यों ये होना चाहिए, और कैसे डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री है, किसी के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये नहीं है। अगर आप ये बेसिक नहीं कर सकते तो इससे आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं फिर। सो पैराडाइम क्रिएशन इज स्टेप नंबर 1 एंड देन कम्स द रियल एक्शन प्लान कि आप यूरोपियन यूनियन की तरह यूनियन बनाओगे, आप एक धर्म संघ बना के खाली धार्मिक यूनियन बनाओगे, आप एक नेटो की तरह एक मिलिट्री यूनियन बनाओगे, आप क्या करोगे उसका? तो उसके डिटेल्ड स्वरूप एक अलग बात है, पर कोई भी डिटेल स्वरूप आता है उससे पहले पैराडाइम क्रिएशन चाहिए। अगर आप जिनके साथ एक होना चाहते हो वो आपको एक हेजेमोन की तरह देखते हैं तो कैसे किसी भी तरह का एसोसिएशन डीप होगा? So in that area also the paradigm creation and marketing of that paradigm creation in all the places that you want to market it, that is the core of it, and that can be done only with very genuine efforts. ये manipulation की बात नहीं, this is not a situation of playing clever or manipulating somebody, that cannot be done. Everyone is intelligent enough to see through. अगर आपका पैराडाइम खुद ही अपने आप में जेन्युइन नहीं है तो आप उसको कन्विक्शन के बेस पे मार्केट कर ही नहीं सकते। बट फॉर्चुनेट चीज है कि हमारा पैराडाइम जेन्युइन इनफ है, गुड इनफ है, इन ट्यून विद द स्पिरिट ऑफ द एज, इसलिए उसका मार्केटिंग, उसका प्रोपोगेशन पॉसिबल है और नेसेसरी भी है, सबके इंटरेस्ट में भी है, द ग्रेटर गुड ऑफ ऑल के इंटरेस्ट में है। तो ये पहला स्टेप है बिफोर द एक्शन प्लान, और अदर आई शुड से द फर्स्ट एलिमेंट इन द एक्शन प्लान इज द पैराडाइम क्रिएशन एंड लेटर ऑन द टेक्निकल एक्टिविटीज बिगिन। और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी और जो मिलिट्री एक्टिविटी नेसेसरी है वो तो लास्ट स्टेज। yes. लोग क्या कर रहे हैं कि पहली प्रिपरेशन किए बिना ही सेकंड लास्ट और लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, right. उससे फिर रिएक्शन आता है और आप एक हेजेमोनिक पावर की तरह देखे जाते हो। तो आप तो एक कल्चर का काम करने जा रहे हो, ग्लोबल गुड का काम करने जा रहे हो, लेकिन जिसको आप बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हो वो तो आपको एक इंपीरियल पावर की तरह देख रहा है, बिकॉज वो खुद कन्विंस नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, उसने आपको इनवाइट नहीं किया है। तो आपको यहां तक सिचुएशन लानी है कि दे शुड इनवाइट अस, दे शुड कम टू अस, लेट अस क्रिएट अ यूनियन। That final stage only should be a formality, उससे पहले real work तो पहले है। So it's interesting to explore the area of paradigm creation in the context of Iran. Thank you so much, sir. Namaste. Namaste.